हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु तिवारी। जैसा कि आप बीटेक स्टूडेंट्स के लिए मैंने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया है क्वांटम मैकेनिक्स, और जिसके मैं 3 क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। आज इसका 4th क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, और ये 4th क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ लॉन्ग टाइप इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन गेट दिस क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का आ सकता है। लेकिन चूंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हियर वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेव फंक्शन, एंड दिस वेव फंक्शन यू कैन गेट एज अ शॉर्ट टाइप मीन्स ऑफ 4 मार्क्स। ओके, सो क्वेश्चन इज व्हाट इज वेव फंक्शन, डेराइव टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। दूसरे फॉर्म में आ सकता है और करके फाइंड द वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर एंड एनर्जी ऑपरेटर। सो वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, इवन दीज वर्ड they are very very uncommon type of words, so I will make you familiar these words, but before that I am just starting wave function. So as we know that, जैसा हम जानते हैं कि every wave, हर wave is characterized by the periodic variation. Periodic variation means variation with respect to time with a constant phase. ठीक है, इस तरह से जो वेरिएशन होते हैं इनको हम किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी में जो वेरिएशन होते हैं उनको हम किसके द्वारा या किसके रूप में या किस वर्ड के रूप में जानते हैं, वेव के रूप में जानते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार एक ऐसी क्वांटिटी जिसके जो ये पीरियडिक वेरिएशन हैं जो किसको समझाते हैं, किसके बारे में बताते हैं, मैटर वेव के बारे में बताते हैं। बिकॉज जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया था कि एवरी वेव इज़ कैरेक्टराइज्ड, एवरी वेव, इसके लिए आप इसको समझ सकते हैं। जैसे सपोज हम लेते हैं, किस वेव का एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने एग्जांपल लिया साउंड वेव का, है ना। तो साउंड वेव यदि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ट्रांसफ़र हो रही है तो डेफिनेटली साउंड वेव में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में वेरिएशन हो रहे हैं। साउंड वेव में यदि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में होते हैं उसको हम सभी जानते हैं। कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों को? प्रेशर, ठीक है ना। प्रेशर में यदि पीरियडिक वेरिएशन होते हैं तो कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है? साउंड वेव। तो ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि कोई भी वेव जो होती है यदि वो प्रोड्यूस होती है तो डेफिनेटली किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी में क्या होते हैं, समय के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही आपको क्लियर करती आ रही हूँ कि ये वेव्स ना वाटर वेव्स हैं, ये वेव्स ना लाइट वेव्स हैं, ये वेव ना साउंड वेव्स हैं, ये वेव्स क्या हैं? मैटर वेव्स। तो डेफिनेटली मैटर वेव्स के जो पीरियडिक वेरिएशन होंगे उनको जो क्वांटिटी क्लियर करेगी वो क्वांटिटी एक ग्रीक लेटर साई द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, और उस क्वांटिटी को कहते हैं क्या? वेव फंक्शन, है ना। अब क्यों पढ़ना जरूरी है, वेव फंक्शन से क्यों मैं स्टार्ट ले रही हूँ, उसका रीज़न समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डी ब्रोगली से नेचर समझा कि एवरी वेव हैज़ ड्वेल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। सेकंड क्वेश्चन में हाइजेनबर्ग ने उसकी पोजीशन और मोमेंटम में जो कि अनसर्टेनिटी थी उसको कुछ ना कुछ सर्टेनिटी देके एच के ऑर्डर में लेकर आया, मतलब हम एक्स और पी को क्या कर पाए, कैलकुलेट कर पाए। थर्ड क्वेश्चन में हम उस जो मैटर वेव थी उसकी हम क्या निकाल पाए बच्चों? ग्रुप वेलोसिटी निकाल पाए और फेज वेलोसिटी निकाल पाए, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 हम आगे बढ़ रहे हैं, और मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी क्लियर की थी कि अब हमको जो नेक्स्ट जाना है या फाइनली हमें जिस पोजीशन पर पहुंचना है, तो फाइनली डेफिनेटली हमें किस पोजीशन पर पहुंचना है? हमें पहुंचना है इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के समीकरण जिसको आप बोलते हैं। जैसे आप न्यूटन के पढ़े हुए हैं, न्यूटन के आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े हुए हैं, ऐसे ही हमको श्रोडिंगर के यानी कि हमको क्वांटम में इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने हैं। न्यूटन के कितने इक्वेशन पढ़े हुए हैं? हमने 3 इक्वेशन पढ़े हुए हैं। ये तीनों इक्वेशंस को सब बहुत अच्छे से जानते हैं, 12th में आप लोगों ने इवन 9th में डेराइव किए होंगे। ऐसे ही क्वांटम में भी हमें कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेंगे जो यहाँ पोजीशन की किसी पार्टिकल की पोजीशन में चेंजेस वगैरह और सब कुछ मतलब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब को शो करते थे। ये यहाँ पर किसको शो करेंगे बच्चों? मैटर वेव में जो भी चेंजेस होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनको शो करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये समझ लीजिए कि हम जो वेलोसिटी थी, हम जो पोजीशन था, जो मोमेंटम था, उन सब को निकालते हुए अब उन सब को हमको क्यूमुलेट करना है, और क्यूमुलेट करके हमको अल्टीमेटली क्या फॉर्म करना है? ये 3 इक्वेशंस फॉर्म करना है। यहाँ 3 थे, यहाँ 2 हैं, बस इतना अंतर है। क्लियर?
यहाँ हम किसकी हेल्प से करते थे क्लासिकल फिजिक्स में? क्लासिकल फिजिक्स में मैं आपको पिछले क्वेश्चन में क्लियर की थी कि क्लासिकल क्वेश्चन में यदि हमारे पास फिजिक्स में यदि हमारे पास x है, पोजीशन है, देन वी कैन फाइंड द वेलोसिटी, देन वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन, देन वी कैन सॉल्व द इक्वेशन ऑफ मोशन, मीन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी इज पोजीशन. एंड हियर इन क्वांटम फिजिक्स x की जगह पर जो क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच क्वांटिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू गेट द इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज साई. दैट इज साई मीन्स वेव फंक्शन. तो अब आपको ये तो समझ में अच्छे से आ गया होगा कि वेव फंक्शन क्वांटम फिजिक्स में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि शायद आप कंपेयर कर पा रहे होंगे कि अगर हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमें पोजीशन x, v और a ये सारी चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं कि इनके बिना हम क्लासिकल फिजिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते. तो साई के बिना हम क्वांटम फिजिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते. Clear? So wave function is a quantity which shows the basic properties of finding of particle, means probability of finding of particle. Why? Because इस मैटर वेव में हमारे पार्टिकल की पोजीशन x निश्चित नहीं है, सर्टन नहीं है, जो हमने किस में निकाला था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में. चूँकि पोजीशन निश्चित नहीं है तो एक आपके सामने एक कॉन्सेप्ट आया था जिसको हमने नाम दिया था क्या बच्चों? वेव पैकेट. और हमने क्या एज्यूम किया था कि पार्टिकल की पोजीशन कहीं इस एनवलप में, कहीं इस पैकेट में ज़रूर हो सकती है. तो ये जो एनवलप था, ये जो आपका वेव पैकेट था, ये प्रोबेबिलिटी देता था, एक प्रायिकता देता था, एक संभावना देता था पार्टिकल के पाए जाने की. क्लियर? और इसी को बहुत अच्छे से कौन क्लियर करता है? मैथमेटिकली कौन क्लियर करता है? साई. ओके, सो साई इज़ अ वेव फंक्शन विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ मैटर वेव. ओके, नाउ what are the basic properties of psi? ठीक है, so since it is a mathematical function है, then it has to follow some mathematical rules. So first is it is single valued, means इसका एक ही मान होता है. Suppose we are drawing the graph between position and the psi, then for each value of r we are getting the particular value of psi. Okay, second one, it is finite means it has limit. And third one, it is continuous means it is like that, it is not like that. Okay, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़. आई थिंक आप अभी इसे नहीं समझ पाओगे इतने अच्छे से जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करोगे डेरिवेशन में. तो इसको तो आप फ़िलहाल सिर्फ याद रखें. बाकी आपको ये समझ आ गया होगा कि वेव फंक्शन हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है. और इतने जो आपका इतना लंबा क्वेश्चन है उसमें से मैंने सिर्फ वेव फंक्शन को समझाने के लिए ये आपका पूरा एक वीडियो दिया हुआ है. इवन मैं इस क्वेश्चन को आगे जो लेके जाऊँगी वो नेक्स्ट वीडियो में लेके जाऊँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी मुझे आपको इसका बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि हम ये क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब तक आपको साई समझ में आ गया होगा कि साई इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन विच कैन गिव द ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी ऑफ वेव, मैटर वेव. ओके, नाउ टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन. श्रोडिंगर का नाम पहले आ चुका है. कब मैंने इनका नाम लिया था? जब मैंने आपको समझाया था क्या? वेव पैकेट. क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा कौन होगा जो किसका नाम नहीं जानता? न्यूटन का. क्लासिकल फिजिक्स हम न्यूटन के बिना पढ़ना पॉसिबल नहीं समझ पाते. ओके, ऐसे ही क्वांटम में यदि क्वांटम का न्यूटन है तो क्वांटम का न्यूटन है श्रोडिंगर. जैसे न्यूटन ने पूरी क्लासिकल फिजिक्स के बेस में ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन दिए, ऐसे ही क्वांटम में श्रोडिंगर ने कितने इक्वेशन ऑफ मोशन दिए? 2. वन इज़ टाइम डिपेंडेंट एंड सेकेंड वन इज़ टाइम इंडिपेंडेंट. ओके, तो जब तुमको आपको न्यूटन के 3 इक्वेशन पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट थे, उसके बिना क्लासिकल पॉसिबल नहीं था. तो क्वांटम में ये दोनों इक्वेशन के बिना क्वांटम को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है. सो दीज आर
time dependent and time independent. These are the equations of motion, but equation of motion of matter wave. Okay, and we have to solve these equations with the help of psi. Psi is the mathematical function and which give the probability of finding the particle. Clear? Now जैसा हमको समझ आ रहा है कि psi कैसा नेचर रख रहा है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. सो मैथमेटिकली psi इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी. इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, वेयर रियल पार्ट इज हियर एंड इमेजनरी पार्ट इज हियर. ठीक है, इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट A minus IB. Clear? And if we just multiply this, so A plus IB, A minus IB is equals to A square plus B square, means here no part of imaginary section. Okay, so this mod of psi square which is equal to A square plus B square, this mod of psi square shows the probability of finding the particle. Clear? और probability का नाम क्यों, संभावना का नाम क्यों, इसलिए because particles position is not accurately we cannot find the particle accurately. Like in the classical physics we can find the particle's position accurately. So here psi is a complex function, mathematical function which gives the probability of finding the particle, which is single valued, which is finite, which is continuous, and with all the properties, with all these